हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग कलीन, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग हार्दिक। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग मिस्टी, गुड इवनिंग हार्दिक, गुड इवनिंग मनीष कुमार, गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग प्रियांशु राजपूत। ग्रेट। हेलो हेलो, सब बढ़िया, चकाचक। तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन वगैरह थे लास्ट क्लास में, आई रिमेम्बर। गुड इवनिंग मिरान खान। गुड इवनिंग रविकांत, गुड इवनिंग नितिन। गुड इवनिंग मान्या मृणाल। हेलो श्रेयांश, लॉन्ग टाइम नो सी। फॉर व्हाट नंबर्स ए एंड बी, है ना, ये सवाल था, है ना। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स ई की पावर बी एक्स स्क्वायर, ये सवाल था। और एफ ऑफ टू इक्वल टू वन, मैक्सिमम वैल्यू। दिस वाज द क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू रविकांत। गुड इवनिंग ऋतु, एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम बात करने वाले हैं बी माइनस वन बाई एट एंड ए इज रूटी बाई टू, सॉरी रूटी बाई टू। यस यस, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो यहां पे देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि F2 इक्वल टू वन तो होगा ही होगा, है ना। F2 निकालो यहां से, F2 कितना आ जाएगा देखना, 2a e की पावर 4b एंड दिस इज वन। ये तो दिया ही हुआ है, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, अगर आप नोटिस कर पाए तो। ये बोल रहा है कि F2 मैक्सिमम है। F2 मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ? F2 मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? नेसेसरी कंडीशन होल्ड करेगा। पिछली क्लास में मैंने बात की थी आपके साथ कि अगर किसी डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर, है ना, किसी डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में बोल रहा है कि किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, तो क्या कंडीशन लगता है भाई? एफ डैश a इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए F2 इक्वल टू 1, मतलब 2 पे मैक्सिमम आ रहा है। तो 2 पे मैक्सिमम आ रहा है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा कि एफ डैश 2 हैज टू बी 0। एफ डैश 2 हैज टू बी 0, यानी कि जब आप एफ डैश 2 निकालिएगा और उसको 0 कीजिएगा तो वहां से भी एक इक्वेशन आएगी। तो चलिए एफ डैश 2 निकालते हैं, है ना, डिफरेंशिएट करके रखिएगा 2, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एफ डैश एक्स आएगा, ए तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, एक्स का 1 दैट इज ई की पावर बी एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स इंटू ई की पावर बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स स्क्वायर का कितना आएगा दोस्त? 2bx। और 2 पे इसकी वैल्यू 0 होने वाली है ना। यानी एफ डैश 2 निकालो तो कितना आ रहा है? ए इंटू ई की पावर 4b प्लस ये 2 और ये 2, तो मिलके 8b बना देगा, और e की पावर 4b इक्वल टू 0। तो यानी यहां से देखो a इंटू ई की पावर 4b बाहर आ रहा है, और 1 प्लस 8b। अब कोई बोले सर a 0 हो जाए, तब तो हो गया कल्याण। फंक्शन ही 0 हो जाएगा, है ना। कोई बोले e की पावर 4b 0 हो जाए, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता ऐसा कुछ। यानी कि बस लॉ ऑफ मजबूरी कहेगा कि 8b प्लस 1 हैज टू बी 0, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/8। b की वैल्यू -1/8 इसमें रखिए, तो यानी यहां से देखिएगा 2a और e की पावर 4b, तो b अगर -1/8 रखा है तो ये -½ होगा दोस्त, एंड दैट इज 1। तो a की वैल्यू आएगी रोटी बाई 2, तो आधी रोटी, मतलब सॉरी, √e/2, √e/2 देख लेना।
क्लियर है? ठीक है, तो यही एक सवाल था मेरे ख्याल से, इसके अलावा तो कोई और सवाल था नहीं, है ना? चलो कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं हम लोग, इसी पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये सवाल कभी कभी आता है, और जेईई मेन में भी आ सकता है ना, और आया भी है शायद, मुझे जैसा याद है। अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। दो पीस में इसको तोड़ दिया गया है ना, इज कट इनटू 2 पीसेस। वन पीस converted into one piece converted into a circle and the other into a square. And the other into a square. From where the wire is cut from, so that sum total of two areas is, पहला है मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम। From where the wire is to be cut from, so that the sum total of the two areas is मिनिमम, और दूसरा क्या है बच्चों, मैक्सिमम। मैक्सिमम। चल लीजिए। चलो मेरे ख्याल से सॉल्व करते हैं ना, मेरे ख्याल से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक वायर है जिसका लेंथ हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 20 सेंटीमीटर है ना, तो ऐसा कोई एक वायर ले लीजिए, और ये 20 सेंटीमीटर की लंबाई दी हुई है दोस्त, इसकी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग कि इसकी जो लंबाई दी हुई है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और अगर ये 20 सेंटीमीटर है और इसमें बोल रहा है कि कहां से इसको काटे, है ना, कहां से काटे, तो मान लीजिए कि इस वाले एंड से हम x डिस्टेंस पे इसको काट देते हैं। तो अगर इस वाले डिस्टेंस से x यूनिट पे काटते हैं तो इधर से इसका जो लेंथ बचेगा ना बच्चों, ये बचेगा 20 माइनस एक्स। अब बोलता है कि भैया एक को तो हमने सर्कल में डाल दिया और दूसरे वाले को स्क्वायर में डाल दिया, तो भाई अगर इसको सर्कल में डाल दिया तो x उसका रेडियस नहीं हो जाएगा, है ना। इस लेंथ से एक सर्कल बनेगा, इस लेंथ से एक सर्कल बनेगा, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा सर्कल का वो x होगा, पेरीमीटर जो होगा सर्कल का वो x होगा। अगर रेडियस अपने r मान रखा है तो मतलब 2 पाई r x हो रहा है, मतलब रेडियस तो क्या होगा बॉस, x बाई 2 पाई, जिससे हम एरिया निकालेंगे। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है ना, जो दूसरा पार्ट है
उसको बोल रहा है ना कि ये स्क्वायर में बदल दे रहा है, यानी कि 20 माइनस एक्स को जो लेंथ है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर मैं इसके लेंथ को एल मानू, है ना, स्क्वायर के लेंथ को एल मानू, तो एल 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 4l इज 20 माइनस एक्स, यानी जो लेंथ एल आएगा वो आएगा 20 माइनस एक्स बाई 4। अच्छा, तो टोटल एरिया फंक्शन बनाइए, है ना, टोटल एरिया फंक्शन। तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर लिखिएगा तो 20 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। दिस इज हाउ यू कैन राइट। इसमें x के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो x की वैल्यू जीरो, जीरो जब होगा, x जीरो जब होगा, तो यानी इसका मतलब कि जीरो यूनिट आपका सर्कल में गया और पूरा का पूरा स्क्वायर में गया। तो x जीरो से कहां तक जा सकता है, 20। तो जब x 20 वैल्यू लेगा तो 20 का 20 सर्कल में चला गया और जीरो यूनिट स्क्वायर में चलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि x की वैल्यू ओवरऑल 0 से 20 के बीच में लाई करेगी, जहां पे जीरो का मतलब होगा कि कंप्लीटली जो वायर है वो आपका स्क्वायर में चला गया, और 20 का मतलब हो गया जहां पे कि कंप्लीटली वायर जो है वो सर्कल में चला गया, है ना। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बन रहा है भाई। इसको चाहो तो लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16, है ना, ये चीज बनी। तो भाई डेरिवेटिव भी बतलाएगा कि आगे की कहानी क्या है, तो डेरिवेटिव निकालते हैं भाई, एफ डैश एक्स। तो दिस इज 2x अपॉन 4 पाई, 2x अपॉन 4 पाई। फिर इधर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 इंटू 20 माइनस एक्स अपॉन 16, और 20 माइनस एक्स का भी बॉस -1 आएगा, है ना, -1 आएगा, 20 माइनस एक्स का भी -1 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा भाई, तो ये 2 टाइम्स गया, तो यानी यहां से x अपॉन 2 पाई और माइनस ये गया 8 टाइम्स, है ना। तो दिस इज 20 माइनस एक्स बाई 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है ना। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर यहां से x के कोएफिशिएंट को कलेक्ट करें तो देखो बेटा यहां से 1/2 पाई आएगा x का कोएफिशिएंट, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा, तो दिस इज प्लस 1/8, और एक ये कांस्टेंट टर्म आएगा -20/8, तो उधर चला जाएगा 20/8। अच्छा, अब इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 4 पाई, सॉरी 8 पाई, 8 पाई, तो यहाँ 2 पाई है तो ऊपर 4 बचेगा और प्लस पाई बचेगा, है ना, इक्वल टू 20/8। तो ये 8 कैंसल आउट हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। अरे भाई हमें तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना था, हमें तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना था। तो अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, अब क्या होगा सुनना ध्यान से। अल्टीमेटली ये देखो तो एक क्वाड्रेटिक ही है, आप समझते होंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, है ना। x में 2 डिग्री का ही है और x की वैल्यू 0 से 20 चल रहा है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। तो अगर मैं इसके ग्राफ को थोड़ा स्केच करके समझू ना तो पूरी फील आ जाएगी मुझे। तो जैसे देखना x की वैल्यू 0 से 20 के बीच में घूमेगी, है ना। x की वैल्यू साहब 0 से लेकर 20 तक जा रही है ना, 0 से 20 तक जा रही है। आपको भी समझ में आ रही होगी बात, ओके सर। x की वैल्यू 0 से 20 तक जा रही है। पैराबोला कैसा है, ऊपर की साइड वाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें भी पॉजिटिव है और इसको भी ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऊपर की साइड का पैराबोला है और 0 से 20 में बनेगा। तो 0 से 20 में बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 0 से 20 में कुछ ऐसा बनेगा। ये जो वैल्यू आई है ये 0 से 20 की वैल्यू है, आप चेक कर लीजिए। तो यानी इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, देखो नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बतला दूंगा, बाकी आप समझिएगा। तो बिल्कुल इजी है कि ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब पैराबोला ऊपर की साइड का होगा, और सिर्फ 0 से 20 में पैराबोला बनाना है, इधर उधर नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि एक्स रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है 0 से 20, है ना। फिर ये चीज क्या बतला रही है, ये चीज बतला रही है कि इस एक्स के लिए, इस एक्स के लिए अपन को मिनिमा आएगा, इस एक्स के लिए अपन को मिनिमा आएगा। मतलब अगर आपने वायर को, अगर आपने वायर को x की इस वैल्यू के लिए काटा 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, है ना, तो फिर सम ऑफ द एरियाज इज मिनिमम, यानी 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई अगर आपने सर्कल को दे दिया
और 20 माइनस एक्स मतलब एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा। अगर वो स्क्वायर को दे दिया तो सम ऑफ द एरियाज मिनिमम आ गया। अब कोई पूछे मैक्सिमम कैसे आएगा सर, तो मैक्सिमम के लिए सुनना, मैक्सिमम या तो 0 पे आएगा या तो 20 पे आएगा। सोचो, क्योंकि यहां से गिरता हुआ आया और यहां से बढ़ना चालू कर दिया, तो 20 पे वैल्यू क्या आ रही है और 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, पहले एक बार चेक करते हैं। 0 पे देखना है, यहां से 0 पे आएगा 400/16, 0 पे कितना आएगा 400/16। अच्छा, और 20 पे वैल्यू क्या आ रही है, 20 पे देखना, 20 पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये आएगा 400/4 पाई। तो कौन सी वैल्यू बड़ी बड़ी दिख रही है ना, कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा क्वांटिटी। तो देखो 16 बड़ी क्वांटिटी है, देन 4 पाई, 4 पाई इज अप्रॉक्स 12.56, तो 16 बड़ी क्वांटिटी है, तो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस x के लिए तो सम ऑफ द एरियाज मिनिमम हो गया, और जो मैक्सिमम है या तो 0 पे होगा या 20 पे होगा। तो 20 पे देख रहे हैं बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी 20 के केस में इसकी पूरी वैल्यू, इसकी पूरी की वैल्यू फंक्शन की ये सबसे टॉप पे रहेगी भाई। तो अगर ये टॉप पे रहेगी वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब x 20 लोगे तो मैक्सिमम एरिया। तो जैसे ही आपने x को 20 लिया मतलब पूरा सर्कल में जाएगा, और स्क्वायर में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम के लिए क्या होगा कि पूरा का पूरा वायर आप सर्कल में यूज कर लें और स्क्वायर को ठेंगा दिखा दें, मतलब स्क्वायर के लिए कुछ ना यूज करें। क्लियर है क्या, नहीं समझ में आया तो बताएंगे। देख लीजिए भाई, कुछ पूछना हो तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सेकंड या जो भी नंबर है डाल लीजिएगा आप, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द कर्व x² / 8 + y² / 18 = 1 in the first quadrant, so that area of the triangle formed by tangent at P and coordinate axis area of triangle formed by coordinate axis tangent at P and coordinate axis is minimum। करो भैया सॉल्व। चलो भाई ट्राई करते हैं फिर, है ना। तो मेरे ख्याल से एलिप्स आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही होगा। तो x² / 8 + y² / 18 = 1, है ना। तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिया जाता है, जैसा कि आपको मैं पहले भी बतला चुका हूं कि इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे ले सकते हैं भैया। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2√2 cos थीटा, एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3√2 sin थीटा। ये है पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये है पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बोला कि यहाँ पे जो आप टेंजेंट बनाओगे ना साहब, यहाँ पे जो टेंजेंट बनाओगे, बना दे टेंजेंट, देखो।
तो हमने क्या कि अगर हम यहाँ पे जो टेंजेंट बनाएंगे ऐसा कुछ, एक सेकेंड भाई, है ना। तो हम लोग बोले कि यहाँ जो टेंजेंट बनेगा, यहाँ जो टेंजेंट बनेगा यहाँ, तो बोला गया कि find the coordinate of the point P, P का coordinate बतलाना है on this curve in the first quadrant so that the area of the triangle formed by tangent at P and the coordinate axis minimum। तो जैसे अगर इसको मैं origin बोलता हूँ, इस पॉइंट को A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, तो यानी कि हमें किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है दोस्त, OAB का, OAB का एरिया निकालना है। तो अगर OAB का एरिया निकालना है तो समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है ना, कि क्या मैं इस टेंजेंट को लिख सकता हूँ, यस, टेंजेंट 2 डिग्री का होता है, और 2 डिग्री में टेंजेंट लिखना कैसा होता है, एक्स एक्स वन वाई वाई वन, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स वन आ जाएगा, भूल गए हो तो देख लीजिए, फिर वाई वाई वन, एंड दैट इज इक्वल टू वन, है ना। तो ये 2√2 कटेगा तो यहाँ पे 2√2 आएगा, ये 3√2 कटेगा तो यहाँ 3 रूट आएगा। कोई टर्म नहीं समझ में आया हूं बता दीजिएगा, जो भी टर्म नहीं समझ में आया। तो देखो ना, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट खटाखट दिख रहा है, कॉस थीटा को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा 2√2 अपॉन कॉस थीटा, ये बनेगा एक्स इंटरसेप्ट, वाई को 0 करते ही ये बनेगा। को बोले सर वाई इंटरसेप्ट, है ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन वाले फॉर्म से डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन वाला, तो ये वाला हो जाएगा 0,3√2 अपॉन साइन थीटा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये देखो x cos थीटा अपॉन 2√2 होगा, y को 0 रखा तो x की वैल्यू अपने आप आएगी 2√2 अपॉन cos थीटा। ऐसे ही जब x को 0 करोगे तो ये साफ हो जाएगा, और y इक्वल टू आएगा 3√2 अपॉन साइन थीटा। आप थोड़ा सा पेन चला लेना, ये दिख जाएगा आपको। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया बॉस हाफ, एरिया तो मॉडल्स लगा लो, हाफ 3√2 अपॉन साइन थीटा और 2√2 अपॉन कॉस थीटा, एरिया है, मॉडल्स लगा लेना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, डिफरेंशिएशन के बिना ही हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ऊपर तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और नीचे आ रहा है मॉडुलस साइन 2 थीटा गाइस। तो अगर हमें एरिया को मैक्स मिनिमाइज करना है ना, एरिया को मिनिमाइज करना है, ये देखिए एरिया मिनिमाइज करना है, तो एरिया मिनिमाइज करना है तो नीचे वाले को मैक्सिमम करना पड़ेगा। नीचे वाले को मैक्सिमम मतलब मॉड साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी दोस्त, तो साइन 2 थीटा कैन बी 1 और -1, लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 विल वर्क, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 रखते हैं, cos पाई बाई 4 इज 1/√2 तो कटेगा, तो p का कोऑर्डिनेट साक्षात 2,3 आ जाएगा। कोई मैक्सिमम एरिया पूछता तो साइन 2 थीटा का मॉड मैक्सिमम होने के लिए, मतलब एरिया मैक्सिमम होने के लिए मॉड ऑफ साइन 2 थीटा 1 होगा, सॉरी एरिया मिनिमम होने के लिए मॉड ऑफ साइन 2 थीटा 1 होगा। तो अगर मिनिमम एरिया कोई पूछता है तो आंसर उसका 12 होगा, मिनिमम एरिया का आंसर 12 होगा। बट अगर उस पॉइंट की बात करी जाए तो वो पॉइंट होगा 2,3, है ना। ठीक है, 4,6 आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, दैट डज नॉट लाइज ऑन द कर्व, है ना। हाँ, उल्टा लिख दिया होगा 1/√2 वगैरह कुछ, तो गड़बड़ हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। फॉर ए ट्रेन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वेरीज एज
square of its speed. Cost of fuel varies the square of its speed, and the cost is ₹24 per hour, है ना। हिंदी में राइट प्रति, है ना, लिख लीजिएगा 24 per hour when the speed is 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति, yes. If other expenses amounts to ₹96 per hour, find the most economical speed and cost of journey for 100 किलोमीटर। चलो जी करके देखते हैं ना। एक ट्रेन है और उसका कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है दैट वेरीज एट द स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो मैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल को ऐसे मार्क कर देता हूं सी से, है ना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल को, है ना, सी एफ लिख देते हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, मतलब वी स्क्वायर। वी को स्पीड मान रहे हैं, है ना, वी को स्पीड मान रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इधर अपन, है ना। तो हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गाइस, है ना, के ले लेते हैं के। अब के को निकालने का तरीका ये बताया है कि भैया द कॉस्ट इज 24 पर, हाँ मतलब वही पर आवर व्हेन द स्पीड इज 12, तो यानी कि कॉस्ट 24 पर आवर है और स्पीड है दोस्तों 12 स्क्वायर। तो के की वैल्यू मुझे लग रहा है 24/144, मतलब 1/6, यानी जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल आएगा दोस्तों v²/6, v²/6। देख लो भाई, है ना। अब बोला कि एंड द अदर एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू ₹96 पर आवर, मतलब जितने घंटे चलेगा उसी के हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। तो पहले से देखना पड़ेगा कितने घंटे चल रहा है। तो हाल कि 100 किलोमीटर की जर्नी है दोस्त, 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर यहां से यहां गया, नाप के देखो 100 किलोमीटर, हाँ पूरे 100 किलोमीटर। अब भाई स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड तो वी है। तो भाई टाइम 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 बचपन से सीखा है ऐसे ही कुछ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अब हम लोग बोले कि जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनेगा, है ना, टोटल कॉस्ट क्या बनेगा। तो एक तो फ्यूल की कॉस्ट आएगी, फ्यूल की कॉस्ट क्या आ रही है भैया, v²/6 पर आवर। यही तो बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या आ रहा है, v²/6 पर आवर, और कितने घंटे तक चल रहा है। तो हम लोग कि दिस इज पर आवर कॉस्ट, और इतना घंटा चला है 100/v, प्लस ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ फ्यूल, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल, और प्लस अदर एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 96 पर आवर। तो कितने घंटे चला है 100/v, तो हम लोग लेंगे 96 पर आवर और मल्टीप्लाइड बाई कितने आवर चला है, तो 100/v हो गया भाई, हो गया। तो हम लोग लेंगे इन दोनों से, देखो 100 तो कॉमन है, और इधर बन रहा है दोस्त v/6 प्लस 96/v। और एक बार अगर और अब समझदारी से देखोगे तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ये एफ ऑफ वी हो गया, है ना, फंक्शन ऑफ वी। डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एम जीएम से किसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, है ना। एम जीएम अगर लगाओगे तो v/6 प्लस 96/v,
अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ v बाई 6 इंटू 96 बाई v, हाँ या ना? ठीक बात है। यानी कि इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो v बाई 6 प्लस 96 बाई v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द जर्नी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी, तो हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम तो इसका भैया 8 होगा, तो 8 इंटू 100 तो 800 रुपया लगेगा, 800 रुपया। लेकिन कोई पूछे कि कितना स्पीड, कितना स्पीड, तो एमजीएम क्या बतला देगा कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द टर्म्स आर इक्वल। जिस पे एमजीएम लगाया द टर्म्स आर इक्वल, यानी कि वी स्क्वायर इज 96 इंटू 6, यानी v की वैल्यू 4 गुने 6 24, 24 किलोमीटर पर आवर है ना, 24 किलोमीटर पर आवर है ना। माइनस नहीं लेंगे है ना, थोड़ा दिक्कत आएगा माइनस में, स्पीड है। तो मेरे ख्याल से ये आ गया। लेकिन ये सवाल अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता बॉस और आपने ये कुछ कर दिया होता गए। बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार बतला रहा हूं, एडवर्टाइज भी निकालोगे कायदे से है ना, नहीं तो अलकायदे भेज देंगे। फिर डबल डैश निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा जहां एडवर्टाइज वी 0 हो रहा है उस वी के लिए डबल डैश क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर आपको आर्गुमेंट देते हुए चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? आयुष राज का 8 थोड़ा छोटा आ गया। देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो हो गया डन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू 1,8 cutting the positive x and y axis cutting the positive x axis at A and positive y axis at B. Cutting the positive x axis at A and positive y axis at B. If first part, area of triangle OAB is minimum. Second part, its intercept between the coordinate axes is minimum. Its intercept between the coordinate axes is minimum. और तीसरा है sum of its intercept on
कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम करेंगे दोस्तों। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम। हाँ भाई, अब ऐसे ही करना होता है, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, है ना। नहीं तो वो जो ऑफिशियल लेटर लिखते हैं ना बेटा, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो वो मत करना। चलो जी, पहला वाला तो कम से कम डिस्कस कर ही लेते हैं ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1,8 कटिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इसने। ये जो बात कही है भाई ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि भाई 1,8 से तो गुजर ही रहा है, और साथ ही साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए एंड बी। तो भाई मेरे, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ए और बी पे, तो एक चीज का बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो स्लोप होगा लाइन का वो नेगेटिव ही होगा। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है बॉस, तो इसका स्लोप डेफिनेटली डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो यानी कहीं भी झांसे में ना आए, एम पॉजिटिव ना ले लें, है ना। एम पे हमेशा फोकस बना के रखेंगे कि एम हैज टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। अच्छा सर, समझ में आ गई बात। तो चलिए हम इस लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं। तो y माइनस एट इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस वन। अरे वाह, बढ़िया लिखी सर, तुम्हें नहीं आती थी, तुम भी लिख लेते। तो y माइनस एट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस वन। अच्छा, a निकालेंगे सर कैसे, बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल है बेटा, है ना, y को जीरो करना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग बोले क्या कि इसमें अगर y को जीरो रखिएगा, हाँ हाँ बहुत डिफिकल्ट है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। यानी x माइनस वन कितना बनेगा भाई, माइनस एट बाई एम। एम से डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, वन माइनस एट बाई एम। अच्छा, इजी था सर ये तो, हाँ कर। तो वन माइनस एट बाई एम कॉमा जीरो, है ना, ये बन गया आपका a का x कोऑर्डिनेट। अब चलिए b पे आती है ना। b के लिए सर, b के लिए x को जीरो कर लो। x को जीरो करोगे तो मुझे लग रहा है कि y की वैल्यू आएगी एट माइनस एम। यस सर, m नेगेटिव है भूल मत जाना भैया, m नेगेटिव है भूल मत जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया लिखते हैं हाफ। अब इसमें पॉजिटिव ही होगा ना। m नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी एट माइनस एम। m नेगेटिव है भैया तो ये पॉजिटिव ही होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आएगा वन माइनस एट बाई एम। बढ़िया 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 बढ़िया। अब हाफ अंदर मल्टीप्लाई करो, एट इंटू वन एट, माइनस एम इंटू माइनस एट बाई एम एट। गड़बड़ हो गया हो तो देख लेना भाई। फिर कितना आएगा, माइनस एम, है ना, और फिर ये आएगा माइनस 64 बाई एम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग बोले कि दिस इज गोइंग टू बी हाफ। एट प्लस एट कितना हो जाएगा, 16। और ये आया बच्चों माइनस एम, तो प्लस यहां पे लिख लो ऐसे माइनस एम, है ना, और प्लस 64 अपॉन माइनस एम। बोलोगे ये क्या डिजाइन बना रहे हो सर, अरे एम नेगेटिव है बॉस, माइनस एम पॉजिटिव है। एम नेगेटिव है तो माइनस एम कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि दो रास्ते हैं अब मेरे पास, है ना। एक रास्ता है कि इसको मैं फंक्शन ऑफ एम मान के डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालू एम की, लेकिन ध्यान रखिएगा एम नेगेटिव ही लीजिएगा। डबल डेरिवेटिव से चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा, या एम एफ एम के साइन से चेक कर लीजिएगा। मेरे पास एक और तरीका है, एम जी एम। ये वाली चीज फिक्स है बॉस, ये वाली चीज फिक्स है, ये वाली चीज फिक्स है, देखिएगा। तो इससे तो कोई वेरिएबल चीज नहीं आ रही है, ये वाली चीज पे बात करेंगे। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, क्या मुझे इसका मिनिमम निकालना है एफ ऑफ एम का, नहीं नहीं नहीं, हमें एम की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मिनिमम हो रहा। सुनना ध्यान से, तो देखो इसका मिनिमम लगाना होता तो इसका मिनिमम के लिए तो एम जी एम लगाते हैं, मिनिमम आ जाता है, लेकिन मुझे मिनिमम तो निकालना नहीं है, मुझे तो एम की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मिनिमम हो। तो कैसे निकालते हैं एम जी एम का मिनिमम, तो एम जी एम का मिनिमम निकालने के लिए जिसपे एम जी एम लगाने वाले हो उनको बराबर कर दो, यानी कि माइनस एम और 64 अपॉन माइनस एम पे एम जी एम लगाएंगे तो जिसको बराबर कर दिया। अगर इसको बराबर कर दिया दोस्त तो एम स्क्वायर की वैल्यू होगी 64, 64 मतलब 64, और एम की वैल्यू यहां से प्लस माइनस 8। अब लास्ट टाइम में मूर्खता मत कर देना भैया,
बार बार सिखाता आ रहा हूं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप कि m हैज टू बी नेगेटिव, m हैज टू बी नेगेटिव, यानी कि हमें m की वैल्यू क्या लेनी होगी, -8। और -8 के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू -8 आ गई, रख दो इसमें। तो y -8 इक्वल टू -8 इंटू x -1, ये बात, यानी y प्लस 8x इक्वल टू 16। अल्ट्रा क्लियर, अल्ट्रा क्लियर, देख के बताइए। सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है ना। सेकंड पार्ट कि इसका बोला है कि द इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम, मतलब कौन सी चीज की बात कर रहा है, यानी कि ये लेंथ की बात कर रहा है, मुझे लग रहा है AB, AB। तो AB की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो AB कैसे आएगा बॉस, AB आएगा रूट अंडर ऑफ 8 माइनस m का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 बाई m का होल स्क्वायर, ये चीज है ना, इसका स्क्वायर। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, समझना ध्यान से। अब देखो AB को मिनिमाइज करो चाहे AB के स्क्वायर को मिनिमाइज करो, बात तो बराबर ही है ना। तो हम लोग AB के स्क्वायर को मिनिमाइज कर लेते हैं ना, तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा आपका। तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो दिस इज 8 माइनस m का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 बाई m का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। इसको फंक्शन ऑफ m मान लो। गुड मॉर्निंग, है ना। तो इसको हम लोगों ने फंक्शन ऑफ m मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश m, m नेगेटिव है ध्यान रखना, 2 टाइम्स 8 माइनस m और 8 माइनस m का -1 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 8 बाई m, और 1 माइनस 8 बाई m का तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और 1 बाई m का माइनस, तो 8 बाई m स्क्वायर, है ना, देख लो आप एक बार, एंड दैट इज इक्वल टू 0 करोगे तो भाई मेरे 2 तो लुढ़क जाएगा, तो यहां बचेगा नेगेटिव ऑफ 8 माइनस m। अच्छा, 2 लुढ़क चुका है ना, ये दोनों 2 जा चुके हैं ना, इधर आएगा m माइनस 8 बाई m इंटू 8 बाई एम स्क्वायर। दोस्तों 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 ध्यान दीजिएगा, इससे अगर मैं 8 माइनस m कॉमन ले लूं, तो पहला टर्म यहां क्या बचेगा, -1 है ना, यहां m माइनस 8 है बॉस, तो यहां भी एक माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन आएगा और 8 अपॉन m क्यूब आ जाएगा। तो देखो दोनों को 0 करोगे तो m एक तो 8 आएगा, और यहां से m क्यूब आएगा -8। m की वैल्यू आएगी -2। 8 को तो अपन लतिया मतलब भगा देते हैं, है ना। क्यों भगा देते हैं भाई, क्योंकि m हमेशा नेगेटिव है, m हमेशा नेगेटिव है, यानी m की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -2 पॉसिबल है। तो हम लोग बोले कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y -8 इक्वल टू -2 इंटू x -1, यानी इसको इधर लाओगे तो y प्लस 2x इक्वल टू 10। ये शायद इक्वेशन आएगी सेकंड पार्ट। देख लो भाई, इसमें आपको है ना डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, वो काफी इजी सा ही है, बट ट्राई तो आपको ही करना पड़ेगा पहले। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। करो भैया, चले भाई थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट काफी सिंपल है ना। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब किसकी बात कर रहा है दोस्त, ये OA प्लस OB की बात कर रहा है। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो OA कितना है 8 माइनस m, और OB कितना है 1 माइनस 8 बाई m। तो ये तो सीधा सीधा आप देख सकते हो ना कि एम जी एम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ -m आ जाएगा, m नेगेटिव है तो -m पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एम जी एम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि -m पॉजिटिव क्वांटिटी है, m नेगेटिव है तो क्या हुआ। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पॉजिटिव क्वांटिटी पे जैसे एम जी एम लग जाता है, तो फिर से मुझे तो m ही की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्यों निकालूं इसका मिनिमम, है ना। मिनिमम थोड़ी निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मिनिमम हो। तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि एम जी एम कहेगा कि इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। चाहो तो आप डिफरेंशिएट कर लो, है ना, किसी को लग रहा हो कि यार सर मेरे को नहीं पच रहा है ये, तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए।
तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2√2, हमें कौन सी m की वैल्यू लेनी है? नेगेटिव, यानी m की वैल्यू 2√2 विथ अ माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2√2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट, लाइक दिस। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी y प्लस 2√2x और 8 प्लस इक्वल टू 8 प्लस 2√2। चेक कर लो, ये थर्ड पार्ट का आंसर आएगा, ये थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। ठीक है सबके लिए? ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। एजीएम से थोड़ा जल्दी आ रहा है तो इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो, है ना, पहले वाले को भी, इसको भी डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, राइट। तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है ना। ये जो पहला सवाल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज मिनिमम, इसको हम एक और तरीके से कर रहे हैं, देखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज मिनिमम, इसको हम लोग एक और तरीके से कर रहे हैं, देखिएगा। मतलब डिफरेंशिएशन है ही उसमें, एम जी एम भी है ना, दोनों ही चीजें हैं अपने पास। उसके अलावा हम एक कोई तरीका सोच रहे हैं, देखिएगा, पहले वाले को सिर्फ 1,8, क्योंकि वो एरिया की बात करता है। तो एरिया की बात अगर कर रहा है, सुनना ध्यान से, और ये पॉजिटिव साइड ही काटेगा, है ना, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, है ना, बाकी नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। मैं क्या कह रहा था कि ये वेरिएबल लाइन है एंड इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू 1,8, राइट। तो जैसे ये अपना ऐसा घूमता रहे, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, तभी समझ में आएगा। तो हम लोग बोले कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ये वाली लाइन, ये अपनी ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो ए और बी चेंज होता रहेगा, आप देखो ऐसे ऐसे लाइन घूमता रहेगा, लेकिन रहेगा इसके अबाउट 1,8 के अबाउट। समझ में आ रहा है? 1,8 के अबाउट ऐसे घूमेगा। तो देखो घूमते 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 ऐसे जा सकता है, और जाते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ध्यान से देखना, जैसे ये 1,8 है ना, डिफरेंट डिफरेंट हम पोजीशंस बना सकते हैं ना। अब सारी तो बना के नहीं दिखा सकता हूँ, एक दो बना के दिखा देता हूँ, और तो क्या है, जैसे एक ऐसा भी आ सकता है ना। और जैसे जैसे इसको और ऊपर ले जाओगे और ऊपर लेते जाओगे, तो ये ऐसे रोटेट होता रहेगा ना, रोटेट होता रहेगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। उससे जस्ट पहले अगर देखोगे ना, उससे जस्ट पहले तो बहुत दूर जाके काटेगा वाई एक्सिस को, बहुत दूर, बहुत दूर जाके वाई एक्सिस को काटेगा। तो आप बता सकते हो कि एरिया किधर की साइड जा रहा हो, या एरिया की वैल्यू कितनी हो रही होगी, सोचिए आप। तो मैंने बोला कि 1,8 से इसको इधर की साइड अगर मूव करा रहे 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 मूव करा रहे, तो ये दूर दूर जाके वाई एक्सिस को काटेगा और इधर की साइड इधर आता जाएगा। तो हम लोग लगे अल्टीमेटली जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा और उससे जस्ट पहले की सिचुएशन को देखिएगा, उससे जस्ट पहले की सिचुएशन को, तो ये एरिया की वैल्यू क्या हो रही होगी आपके हिसाब से? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया? एनी आइडिया? है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी आप लोगों को। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसका वाई इंटरसेप्ट बहुत बड़ा होता जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट बड़ा होने के कारण एरिया इंफिनिटी की साइड जाएगा। तो अगर मैं उल्टा सोचूं कि जब ये पैरेलल था तब तो एरिया इंफिनिटी है, और जब इधर की साइड आया तो एरिया कम होना शुरू हुआ, कम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया, है ना। और ऐसे ही और आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक केस ऐसा आएगा, है ना, अब आप देखना, एक केस ऐसा आएगा जब ये घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा, जब इधर की साइड आएगा, तो आप देख रहे हो ना कि जो लाइंस बन रही होंगी, ये जो लाइंस बन रही होंगी बॉस, और एक लाइन बना के दिखाता हूं, है ना। तो हम लोग बोले कि ऐसा भी केस हो सकता है कि 1,8 से पास कर रहा हूं और इधर काट रहा हूं, इधर की साइड काट रहा हूं ऐसे, और जब इसको नीचे लाओगे, ऐसे नीचे लाओगे नीचे लाओगे नीचे लाओगे, तो ये वाली वैल्यू तो फाइनाइट है, बट इधर ये बहुत दूर जाके काटेगा।
बहुत दूर। और एक ऐसा केस होगा कि जब ये ऐसे घूमते 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 इसके पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में एरिया क्या होगा? उस केस में एरिया की वैल्यू क्या होगी? उस केस में एरिया की वैल्यू क्या होगी? अगेन इंफिनिटी, आई थिंक अगेन इंफिनिटी। यानी क्या हुआ आप समझे? यानी क्या हुआ आप समझे कि सबसे पहले अगर हम ये वाले एक्सट्रीम पे रहते हैं तो एरिया इंफिनिटी, फिर धीरे धीरे कम हुआ होगा, कम हुआ होगा, और फिर कहीं जाके बढ़ने लग गया होगा, फिर कहीं जाके बढ़ने लग गया होगा, और फिर से एरिया इंफिनिटी। मतलब आप ऐसा फील कर सकते हैं क्या कि जो एरिया फंक्शन है इसमें वो सबसे पहले इंफिनिटी पे है, जब ये वर्टिकल है इंफिनिटी पे है, उसके बाद फिर एरिया नीचे की साइड आया होगा वैल्यू। ऑफ कोर्स नीचे ही आ सकता है और कहां जाएगा, तो इंफिनिटी से और ऊपर थोड़ी जा रहा होगा, तो लेकिन एरिया नीचे की साइड आ रहा होगा, और फिर कहीं ना कहीं से टर्न करके ऊपर गया होगा फिर से इंफिनिटी। क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स में, जब ये वर्टिकल है जब ये हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों केस में वैल्यू इंफिनिटी जा रही, दोनों केस में वैल्यू इंफिनिटी जा रही है। मतलब इंफिनिटी से नीचे आया फिर इंफिनिटी, मतलब कहीं ना कहीं बीच में एरिया मिनिमम हुआ होगा, कहीं ना कहीं बीच में एरिया मिनिमम हुआ होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि कहीं ना कहीं बीच में एरिया मिनिमम हुआ होगा? पक्का? तो अगर जहां भी एरिया मिनिमम हुआ होगा तो आप समझते हैं ना कि जहां भी फंक्शन मिनिमम होता है वहां रेट ऑफ चेंज क्या हो जाता है? जीरो। वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाता है? जीरो। वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाता है? जीरो। तो यानी मैं मान लेता हूं, अब मैं मान लेता हूं कि ये मिनिमम वाली लाइन है, मान लेते हैं कि ये इसके कोरोस्पॉन्डिंग एरिया मिनिमम हो रहा है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसके कोरोस्पॉन्डिंग एरिया मिनिमम हो रहा है। तो एट द मिनिमम द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हैज टू बी जीरो, हैज टू बी जीरो। तो हम लोग बोले कि एट द मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हैज टू बी जीरो, तो मैंने बोला कि ये मिनिमम वाली लाइन है। अब मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, छोटू सा एकदम बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे, एकदम हल्का सा। किसी को लग रहा है ये तो बहुत घुमा दिया सर, हाँ ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इससे कम बनाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा, मतलब या तो समझ ना बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा एकदम हल्का सा हवा के झोंके से एकदम बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे। अब बच्चों जब हमने इसको हल्का सा घुमाया है ना, हमने इसको जब हल्का सा घुमाया, सुनना ध्यान से है ना, सुनना ध्यान से, तो हमने मान लिया कि भाई ये जो है ना ये बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटू एंगल है, कितना भी छोटा है लेकिन है नॉन जीरो, तो इसको हमने बोल दिया डेल्टा थीटा। इसको हमने क्या बोल दिया? डेल्टा थीटा। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी डेल्टा थीटा होगा, ये भी डेल्टा थीटा होगा। सोचना, आराम से सोचना है ना, खूब समय है आपके पास है ना। और मैंने बोला कि यहां से जो यहां तक का लेंथ है गाइस ये R1 है, ये R1 है ना, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है ना गाइस ये R2 है ना ये R2 है। तो हमने बोला कि ये लेंथ R1 है और ये लेंथ R2 है। अब ध्यान सुनिएगा, इनिशियली एरिया क्या था? इनिशियली एरिया ये था, व्हाइट वाली लाइन देखना है ना, ये। अब जैसे ही ये लाइन थोड़ा सा ऐसे घूमा, हल्का सा एकदम हल्का सा डेल्टा थीटा से घूमा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाला एरिया बढ़ा होगा? ध्यान से देखना है ना, ये वाला एरिया बढ़ा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बढ़ा होगा और ये वाला एरिया घटा होगा, ये वाला एरिया घटा होगा। लेकिन हमने बोला कि एट द मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या चेंज इन एरिया जो भी आएगा वो क्या आएगा? वो जीरो आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, सुनना, कि अब हम चेंज इन एरिया निकालते हैं कि चेंज इन एरिया क्या आया। तो ये वाला बढ़ा था है ना, और मैंने बोला कि ये अगर एंगल बहुत 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 छोटा है तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये लेंथ और ये लेंथ में करीब करीब इक्वल मान सकता हूं? अभी तो बड़ा एंगल दिख रहा है, लेकिन अगर ये बहुत 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 छोटा है तो मैं करीब करीब इसको बराबर मान सकता हूं। करीब करीब क्या मान सकता हूं? बराबर, क्योंकि बहुत छोटे से चेंज हुआ है, बहुत हल्के से। तो यानी इसको हम एज अ सेक्टर ट्रीट करते हुए इसके एरिया को जो चेंज है ना, पॉजिटिव चेंज है ये है ना, हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा मानेंगे। और सिमिलर लॉजिक के साथ इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं कि बहुत छोटा चेंज है, तो माइनस हाफ R1 स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा नॉन जीरो है ना, अब डेल्टा थीटा तो नॉन जीरो है, तो यानी जीरो किसको होना पड़ेगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन 2 इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा थीटा तो नॉन जीरो है क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसका मतलब कि R1 इक्वल टू R2 आएगा। ये टाइम आपको समझाने में गया है ना
बाकी मेरे को अगर सॉल्व करना होता है तो मैं इमीडिएटली समझ जाता कि अच्छा ऐसे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो नेट चेंज इन एरिया क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि मिनिमम पे होना है। तो मिनिमम पे होना है तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं क्या कि R1 R2 बराबर होगा। मतलब अगर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है बॉस, तो ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और इसका मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 2,0, है ना। और ये 8 है और ये 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 16। यानी कि लाइन की इक्वेशन खट से आप लिख सकते हैं x/2 प्लस y/16 इक्वल टू 1। x/2 प्लस y/16 इक्वल टू 1। देख लो भाई, कोशिश तो कर दिया मैंने, बाकी एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। और कोई लॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, क्या बात है, आग लग गई भाई साहब चैट बॉक्स में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देते हैं, और फिर बाद में हम लोग जो होमवर्क है उसको डिस्कस करते हैं, कि कल भी डिस्कस नहीं कर पाए थे। हाँ, वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर sheet of paper width 1 meter is folded over so as to just reach the opposite edge of the sheet. Find the minimum length of crease. Find the minimum length of crease. दूसरा है a point P is given on the circumference of a circle of radius 1. Chord QR is parallel to tangent at P. Chord QR is parallel to tangent at P. Determine the maximum possible
एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। लिख लिया हो तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। थर्ड नंबर, फाइंड द ऑल्टीट्यूड of the right circular cylinder of maximum volume right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a given right circular cone of height h। of height h है ना। तो ये देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, है ना, फिर बाकी हम लोग इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और होमवर्क में अब थोड़ा आ जाते हैं। होमवर्क में बता दीजिए एक बार क्या क्या है, और तैयार हो जाइए अपने डाउट्स के साथ, फटाफट से डाउट्स पूछने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अपडेटेड शीट शायद डाल तो दी थी। हाँ। ये सब मोनोटोनिसिटी का हुआ है ना। चलिए एक्सरसाइज 1 और 2 में कोई पूछना चाहता है तो पहले वो बतला दीजिए। एक्सरसाइज 1 और 2 में कोई पूछना चाह रहा हो तो बतला दीजिए पहले तो। है ना, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, फटाफट से पूछ लें तो बढ़िया रहेगा। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 10। पहले एक्सरसाइज 1 और 2 में अगर नहीं है तो पहले नो डाउट लिख दीजिए, है ना। एक्सरसाइज 1 और 2 मोनोटोनिसिटी, अगर कोई डाउट नहीं है तो पहले वो लिख दीजिए, है ना, बाद में एक्सरसाइज 3 और उसके आगे बढ़िएगा। एक्सरसाइज 1 और 2। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 15। 15 मेरे ख्याल से क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है कि एफ का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और बोला सपोज दैट द ग्राफ ऑफ एफ एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी, है ना। तो आप इसको ऐसे देखिए ना, ग्राफिकली देखिए, थोड़ा सा जल्दी आपको आइडिया समझ में आएगा कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ए एफ ए और बी एफ बी वाला जो है लाइन, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है बीच में भी, ऐसे कुछ बोल रहा है कि यहाँ पे ए एफ ए और बी एफ बी वाली जो लाइन है ना, ये कहीं ना कहीं बीच में जाके इंटरसेक्ट हो रही है एट एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट। आप सोचो ना कि अगर मैं LMVT यूज करूं सबसे पहले ए से एक्स नॉट के बीच में, ए से एक्स नॉट के बीच में,
तो a से x0 के बीच में अगर मैं LMVT यूज करूं तो कहीं ना कहीं तो होगा C1, जहां f डैश C1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन आप निकाल ही सकते हो, है ना। इस लाइन के स्लोप को हमने मान लो L कह दिया, तो कहीं ना कहीं f डैश C1 होगा बच्चों, जहां पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसका स्लोप L होगा। और ऐसे ही जब आप x0 से b में लगाइएगा, फिर से LMVT लगाइए, तो किसी न किसी C2 के लिए आप सोच सकते हो कि ये जो f डैश C2 होगा ये भी L के स्लोप के बराबर ही होगा, यानी f डैश C2 भी L के स्लोप के बराबर ही होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि f डैश C1 और f डैश C2 बराबर होगा, ये डायग्राम से दिख रहा है मुझे तो f डैश C1 और f डैश C2 बराबर होगा। देखो ना, स्लोप हैज टू बी इक्वल, अगर ये बीच में इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि y इक्वल टू f डैश पे अब आप लगाइए रोलिस थ्योरम। अब रोलिस थ्योरम लगाइएगा y इक्वल टू f डैश x पे। अब बोलोगे कौन सा इंटरवल लें सर, तो C1 से C2 ले लो आप इंटरवल, C1 से C2 ले लो। तो ऑब्वियस सी बात है रोलिस थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि f डैश C1 इज f डैश C2, डबल डिफरेंशिएबल है fx, तो f डैश x कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी कि देयर मस्ट बी सर्टेन पॉइंट C जहां f डबल डैश C 0 होगा। और C सिंस C1 से C2 के बीच में होगा, तो अगर कोई बोल रहा है C C1 से C2 के बीच में होगा, तो C A से B के बीच में भी तो होगा, इसमें क्या दिक्कत है। C1 से C2 तो अल्टीमेटली A से B के बीच में ही है ना, तो कोई ना कोई C होगा A से B में जहां पे f डबल डैश C 0 आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13। 13 तो मेरे ख्याल से रोलिस थ्योरम में मैंने पहले भी बतलाया है ना, कि 2a प्लस 3b प्लस 6 टाइम्स c इज 0, है ना। और हम बोले कि इसका एक रूट प्रूव करना है। मैंने एक बहुत बड़ा इक्वेशन लिया था, याद कीजिएगा, an अपॉन n प्लस वन, an माइनस वन अपॉन n, ऐसा वाला एक लिया था, है ना। तो मैंने क्या बतलाया था कि इसको इंटीग्रेट करके एक नया फंक्शन fx मान लीजिए, और इंटीग्रेट कीजिएगा तो ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx आएगा। और चाहो तो आप d ऐड कर लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको मुझसे पूछता है कि व्हाट इज f0 सर, तो f0 इज d, एंड व्हाट इज f1 सर, f1 इज आल्सो d, क्योंकि ये a बाई 3 प्लस b बाई 2 और प्लस c बन रहा है ना। और इन तीनों का एलसीएम लेके देख लीजिए तो 6, 2a प्लस 3b प्लस 6 टाइम्स c आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, तो मतलब ये भी d आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये एक कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, और f0 f1 सेम है। तो यानी कि रोलिस थ्योरम कहेगा इसका डैश का रूट होगा 0 से 1 के बीच में, ओपन। तो मेरे ख्याल से आगरा ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है भाई। और कोई है एक्सरसाइज 1 2 में, तो पहले वो लिख दीजिए, और नहीं तो फिर अब एक्सरसाइज 3 की तरफ चल रहे हैं। चलिए तो फिर एक्सरसाइज 3 की तरफ चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3 में शायद एक तो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, 14, है ना, 10 और 14, एक्सरसाइज 3, 10 और 14। टेन में क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, नॉन जीरो पॉलिनोमियल हैविंग लोकल एक्सट्रीमम पॉइंट्स एट -1 0 एंड 1, यानी कि जो एफ डैश एक्स होगा उसके 3 रूट्स तो ये खुद ही बतला रहा है, x माइनस वन, x माइनस 0 और x प्लस 1, ऐसा। यानी कि दिस इज गोइंग टू बी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि -1 0 1 है इसके रूट्स, है ना। और हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब हो गया कि भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स आएगा एफ डैश एक्स, है ना। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4/4
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो सी, तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू सी वाली चीज को हम लोग शायद करेंगे, है ना। तो यानी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है और सी कट जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई 4, क्या यही है सवाल? एक बार चेक करके बताओ आप लोग। तो एक तो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है बच्चों, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू शायद 2 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2, है ना। तो 2 इरेशनल एंड 1 रेशनल नंबर शायद। क्या ये सही है? इसका बॉम्बे ऑप्शन है क्या? क्या इसका बॉम्बे ऑप्शन है क्या? जल्दी चेक करके बताइए। ठीक है, अगर बॉम्बे ऑप्शन है तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऑप्शन गलत होगा, और तो क्या है। एक्सरसाइज 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, 14 पे अब आना है शायद, है ना। 14। तो इस 14 में हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू, है ना। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स माइनस साइन मॉड एक्स, ऐसा कुछ, है ना। तो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ना है ना। इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं कि x की वैल्यू है -π/2 से π/2, तो लेट मी सी हम इसको fx को कैसे लिख सकते हैं। तो fx जब हम 0 से π/2 लेंगे, तो x cos इनवर्स माइनस साइन एक्स, एंड x इज बिटवीन कहां से कहां तक बच्चों, माइनस सॉरी 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 0 से π/2। और जब हम इधर से सोचेंगे तो x cos इनवर्स माइनस एक्स को लेगा नेगेटिव में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स, एंड दिस इज x बिटवीन -π/2 से 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। जो मैंने फंडे आपको इनवर्स में बतलाए थे ना, उससे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं आप π/2 माइनस साइन वर्स माइनस साइन एक्स, है ना। और इसको लिख सकते हैं x इंटू π/2 माइनस साइन वर्स साइन एक्स, ऐसा कुछ। और x के जो इंटरवल्स हैं आपको दिख ही रहे हैं, एक बार 0 से π/2, मुझे लग रहा है और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अपन, और इधर ही x की वैल्यू आ जाएगी -π/2 से 0, है ना। -π/2 से 0 आप चेक कर लो। अब इसके बाद एफ एक्स एक बार और लिखते हैं, शायद इस बार कल्याण हो जाएगा इसका। दिस इज x इंटू, है ना। सबसे पहले देखिए साइन वर्स एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस निकलेगा, तो π/2 प्लस हो जाएगा। और बच्चों आपको पता ही है साइन वर्स साइन एक्स, x 0 से π/2 में x होता है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, दिस इज x इंटू π/2 माइनस एक्स, ये तो बिंदास -π/2 से π/2 में x होता है ना। तो मेरे ख्याल से यहां तक मामला तो बन गया, एकदम मक्खन की तरह सिंप्लीफाई हो गया। ये चीज हमारे पास आई है फाइनली। अब क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। एफ जीरो इज -π/2, तो आई विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा π/2 πx का, ना एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, और इसका भी π/2 और -2x ही आएगा। तो यस, f'0 इज π/2, सॉरी -π/2 नहीं, गलत हो गया। f'0 इज π/2, है ना। और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देख लीजिएगा, है ना, निकल जाएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। कर लोगे ना इसका आगे, तो मुझे लग रहा है ऊपर वाला तो टोटली पॉजिटिव ही है, और नीचे वाला भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही है, तो पूरे में इंक्रीजिंग ही लग रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, the following is true। कुछ तो गड़बड़ हो गया दया।
ऊपर वाला तो पूरा पॉजिटिव ही है ना यार, एफ डैश डिफरेंशिएशन। नीचे वाला भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो थ्रू आउट तो इंक्रीज ही करेगा ना ये तो। और एफ डैश जीरो तो गलत थोड़ी निकाला है, 5/2 में से। ऑप्शन क्या क्या है इसमें एक बार देखें। कुछ गड़बड़ है क्या यार इसमें? हैव आई डन सम मिस्टेक, क्योंकि ऑप्शन वाइज तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। नॉट डिफरेंशिएबल तो नहीं सही है, और इंक्रीजिंग इन दिस डिक्रीजिंग इन दिस ये भी सही नहीं लग रहा है, डिक्रीजिंग इन दिस इंक्रीजिंग इन दिस ये भी सही नहीं लग रहा। अच्छा एफ डैश है, सॉरी सॉरी, एफ डैश न न न न हाँ, ये तो हम लोग बोल रहे हैं कि एफ डैश निकालोगे तो एफ डैश ये आएगा π/2 + 2x, x 0 से π/2, सॉरी सॉरी सॉरी, और ये आएगा π/2 - 2x। इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है भाई इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। सही है, सही है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा डबल डैश, है ना, तो वो 2 आएगा और ये -2 आएगा, तो यानी इधर की साइड डैश इंक्रीज करेगा और इधर की साइड डैश डिक्रीज करेगा, यानी 0 से π/2 में तो इंक्रीज करेगा और जीरो -π/2 से 0 में डिक्रीज करेगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन 2, है ना, ऑप्शन 2। और कोई एक्सरसाइज 3 में तो जल्दी से डाउट बतला दीजिए। और मैं एक्चुअली क्या बार बार एफ का ही सोच रहा था, है ना, एफ तो दोनों साइड इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश में ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक्सरसाइज 6 1 से 5 में कोई पूछना हो या और कोई डाउट हो तो जल्दी बतलाइए, है ना। एक्सरसाइज 6 1 से 5 में कोई पूछना हो तो बता सकते हैं। इनवर्स में थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया कीजिए यार, इनवर्स में इतना सिंप्लीफाइकेशन सिखाया है आप लोगों को, है ना, फिर भी नहीं करोगे तो फिर देखो मेंस में ही लुढ़कने के चांसेस आ जाएंगे। बताओ भाई जल्दी फटाफट से बतलाओ, नहीं तो फिर होमवर्क दे रहे हैं आगे का। हाँ, होमवर्क में फिर एक्सरसाइज 6 में 6 to 10, है ना, यही है रिमेनिंग शायद। और एक्सरसाइज 5 में 12 सवाल है ना, तो मेरे ख्याल से क्लास कल ही है, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, तो 5 ही है और 12 ही है, 17 हो जाएंगे। थोड़े से और एक दो दे देता हूँ जेई एडवांस में, सेक्शन 1 में तो इजी सवाल है ना। हाँ, और एक्सरसाइज 4 में 12 5 17 3 सवाल कर लीजिए, 1 2 3, है ना, टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 4। इतनी जल्दी जल्दी पूछते हो ना यार तुम लोग कि 10 बार मुझे एक्सरसाइज शीट ही ऊपर नीचे करनी पड़ती है, जबकि इतनी बार कहता हूँ कि देख लिया करो। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू निकालिए, है ना। एक्स की पावर 3/2 और ये है शायद 1/x की पावर 3/2। अच्छा सवाल है, 4 टाइम्स x + 1/x, परमिसिबल रियल x मतलब x 0 नहीं होगा बस, नहीं पॉजिटिव ही होगा, सॉरी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसका मिनिमम निकालना है। अच्छा एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डन है, मुझे पता ही याद ही नहीं है। एक्सरसाइज 4 में 9 तक दे दिया है।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी दोबारा से होमवर्क हम लोग लिखेंगे, है ना। इस होमवर्क का भी दूध भात कर देते हैं, इसका दूध भात कर देते हैं, है ना। इसको देख लीजिएगा, ये देखो रूट एक्स का क्यूब है ना, ये क्या है, रूट एक्स का क्यूब है। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दोस्त, और ये 1/√x का क्यूब। और मुझे जैसा लग रहा है कि रूट एक्स के टर्म में इसको भी लिखा जा सकता है, x+1/x को भी। तो बेसिक यूनिट पकड़ते हैं, है ना, बेसिक यूनिट पकड़ते हैं, रूट एक्स प्लस 1/√x। तो मैंने कहा कि रूट एक्स प्लस 1/√x को u मान लो। अच्छा, अगर इसको u मानोगे तो u हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एम क्या कहेगा कि रूट एक्स प्लस 1/√x, तो ये पॉजिटिव, तो t प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। अब जैसे मैंने इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मान लीजिए, तो यहां बनेगा x प्लस 1/x प्लस 2, है ना, इक्वल टू यू स्क्वायर। चेक कर लेना तुम लोग भी, है ना, साथ ही साथ। तो x प्लस 1/x इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, ये बनेगा। तो यानी इधर वाला तो यू स्क्वायर माइनस 2 बन गया। सर इसका क्या होगा, तो इसको क्यूब कर दो। तो अगर दोनों साइड क्यूब करते हैं तो रूट एक्स प्लस 1/√x का होल क्यूब इक्वल टू यू क्यूब। अब यहां देखना, ए क्यूब आएगा यानी कि रूट एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab करोगे ना तो ये कट जाएगा, तो ये 3 रह जाएगा, है ना, 3√x इंटू 1/√x, तो 3ab करोगे ये कट जाएगा, इंटू a प्लस बी यानी कि रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू यू क्यूब। यानी यहां से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रूट एक्स का होल क्यूब प्लस 1/√x का होल क्यूब और प्लस, है ना, इस प्लस को तो हटा ही दो अब यहां से, इक्वल टू आएगा यू क्यूब माइनस 3u। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो भाई ये तो कैंसल आउट हो गया, और ये वाली चीज आप देखो ना u है, तो 3u उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये चीज देखिएगा बनेगा यू क्यूब माइनस 3u और प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x इज यू स्क्वायर माइनस 2। और ये आपका u के टर्म में फंक्शन आ गया, इसको gu बोल दिया मैंने, है ना। ये कुछ ज्यादा एब्रप्ट हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो यानी हम लोग बोले यू क्यूब और इधर कितना आएगा 4u स्क्वायर और माइनस 3u माइनस 8। ये देखो सिंपल सा क्यूबिक बन गया जिसमें u ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। तो यानी हम लोग बोले कि इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना t डैश u, तो ये कितना आ रहा है 3u स्क्वायर प्लस 8u माइनस 3। तो यानी यहां से मेरे ख्याल से फैक्टर तो बन ही रहे होंगे 9u माइनस u, तो यानी एक फैक्टर है बच्चों u प्लस 3 और दूसरा फैक्टर है मुझे लग रहा है 3u माइनस 1। चेक कर लो, ये गड़बड़ है या सही है। अगर ये सही है तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो u इक्वल टू 2 पे ही मिनिमम आएगा। तो u इक्वल टू 2 पे ही मिनिमम आएगा, तो 2 रख दो, तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम फिर आएगा, क्योंकि ये u ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की t के लिए पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा। तो 8 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 2, 10 है क्या इसका आंसर, इसका आंसर 10 है क्या, इज द आंसर 10। अच्छा, -4 टाइम्स x प्लस 1/x है क्या, वही मुझे भी लगा कि ये क्या आ गया, ये तो बहुत इजी बन गया था। अच्छा बीच में माइनस है, भाई 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 भाई, ये बीच में माइनस है, होगा ऐसे ही, करना ऐसे ही है ना, -4x प्लस 1/x, तो ये थोड़ा सा गायब हो जाएगा। है ना, होगा ऐसे ही, तो यू क्यूब माइनस 4u स्क्वायर, अब मेरे को लगा बड़ा अजीब सा ही बन गया, है ना, और प्लस 8 ऐसा आएगा, तो t डैश u आ जाएगा 3u स्क्वायर
-8u -3, अभी भी ये टूटेगा तो सही, -9u प्लस u में, तो यानी अब फैक्टर ठीक ठाक आ रहा है ना, u -3 इंटू 3u प्लस 1। तो बच्चों u ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ध्यान रखना है ना, तो ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 2 में देखोगे तो 1.3 आएगा, तो 3 के आगे तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, यानी डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो 3 पे आएगा इसका मिनिमा, इसका 3 पे मिनिमा आएगा, तो 3 रख के देख लो, 3 9 27 -9 -4 गुने 3 9 में से 2 गया 7, तो 7 चौके 28 -10 आ रहा है बस। थोड़ा सा ही पॉजिटिव नेगेटिव आया बस। क्या -10 है इसका आंसर, चेक कर लीजिए, और कोई डाउट है तो बताएंगे। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से। चलिए फाइनली -10 आ गया, पिछली बार भी ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही अपोजिट था। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कोई पूछना चाहता है तो जल्दी बतला दो, नहीं तो मान के चलेंगे सब हो गया है ना। होमवर्क में थोड़ा सा फिर से चेंज कर देता हूँ, एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ये तो रहेगा ही रहेगा, और शायद आपने बोला एक्सरसाइज 5 में ऑलरेडी 10 सवाल हम कर चुके हैं, तो शायद 2 ही सवाल बचे एक्सरसाइज 5 में, है ना। एक्सरसाइज 5 में 11 एंड 12, और फिर एक्सरसाइज 4 में तो फिर मेरे ख्याल से आपने 1 से 9 कर ही लिया है, तो बचेगा क्या, कुछ खास तो नहीं बचेगा इसमें। 20 सवाल है, नहीं नहीं ज्यादा है भाई, 23 सवाल है, तो 10 से लेकर 18 तक कर लेना है ना, 10 से 18, ज्यादा होमवर्क नहीं है, 5 इधर, 9 5 14 15 16 सवाल है। और कोई डाउट है बचे हुए में तो जल्दी बतलाइए, और कोई डाउट है बचे हुए में तो जल्दी बतलाइए, नहीं तो इस सेशन को यहाँ पे एंड किया जा रहा है ना। तो अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट जल्दी से लिख दीजिए फटाफट से।